नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आरआरबी एएलपी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनको लेकर आया हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है ए। एक अर्धदिष्टकारी की अधिकतम दक्षता कितनी होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने ये है, हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता। यहां पे लिख देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी पूछा है। तो आप लोगों को ये याद करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता इसमें ऑप्शन है 33.3, 40.6, 66.6, 72.9। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता होती है 40.6। फुल वेव रेक्टिफायर FWR, फुल वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता होती है 81.2। फुल वेव रेक्टिफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं, सॉरी सेंटर टेप रेक्टिफायर भी बोलते हैं। सेंटर टेप रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप रेक्टिफायर, ठीक है। तो उसकी दक्षता होती है 81.2%। एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, तो इसकी दक्षता होती है 81.6। यहां पे लिख लेते हैं इफिशियंसी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एक अर्धदिष्टकारी की अधिकतम दक्षता कितनी होती है, 40.6। ठीक है, इसमें डायोड की संख्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड की आवश्यकता होती है, फुल वेव में 2 और ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड। यदि भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है शिखर गुणांक, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर का मान 1.57 होता है। फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है, इसमें 1.11 होता है या 1.11। क्या नीचे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है इसके नीचे मैं लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा। यहां पे लिखूंगा हाफ वेव रेक्टिफायर, यह है फुल वेव रेक्टिफायर और यह है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ये चीजें हो गई। फुल वेव रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं, सेंटर टेप्ड। सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसमें डायोड कितना होता है, हाफ वेव में 1, फुल वेव में या सेंटर टेप में 2। फॉर्म फैक्टर होता है 1.57 होता है, हाफ वेव में 1.11 होता है सेंटर टेप में। और शिखर गुणांक क्या होता है, शिखर गुणांक होता है 2, इसका अंडर रूट 2 और इसका अंडर रूट 2। और भी चीजें हैं, एक होता है ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर, इसको TUE बोलते हैं। TUE नोट कर लीजिएगा, ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर। इसमें क्या होता है 0.287 होता है, 0.287।
0.287 होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, और फुल वेव का होता है 0.693, और ब्रिज रेक्टिफायर का होता है 0.812। ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन पे उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पूरा निष्कर्ष निकालते हुए चलेंगे। औसत मान क्या होता है? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, ठीक है। Im बाई पाई, यहां 1 है, यहां 2 है, 2Im बाई पाई। यहां भी 2Im बाई पाई, ठीक है। यह है एवरेज वैल्यू। यहां Vm भी बोल सकते हैं, Vm बाई पाई, 2Vm बाई पाई, वोल्टेज में जब हम करेंगे तो Vm बाई पाई, 2Vm बाई पाई, यहां भी 2Vm बाई पाई, ठीक है। ये चीजें, और क्या बचा हुआ है? रिपल फैक्टर हो गया है, फॉर्म फैक्टर हुआ है, रिपल फैक्टर बचा हुआ है। एक क्या होता है? रिपल फैक्टर भी लिख लेते हैं हम लोग। रिपल, क्या सब कुछ दिख रहा है अच्छे से? रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर होता है 1.21, 0.48 इसका होता है, और 0.48 इसका होता है। तो आप लोगों को टोटल सबके बारे में पता चल गया होगा। TU, ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो हम लोग देखिए, क्वेश्चन पूछा था एक अर्धदिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होती है। तो हम मैक्सिमम इफिशियंसी तो पढ़ ही चुके हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी होती है 40.6। इसके अलावा कितनी चीजें पढ़े तो क्लास लंबी हो सकती है। आप लोग डबल स्पीड में करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। इसका एवरेज वैल्यू हो गया, इतना होता है। एक चीज और वैल्यू बचा हुआ है, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू में Im बाई 2 हो जाएगा हाफ वेव में, और सेंटर टेप या फुल Im बाई अंडर रूट 2, Im बाई अंडर रूट 2, ठीक है। इतना चीजें क्लियर हो गई। एवरेज वैल्यू, रिपल फैक्टर होता है 1.21। अब हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन में पूछ दे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर बताओ, तो रिपल फैक्टर आपको कैसे बताना है? 1.21, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? इंग्लिश में जिसको पढ़ना है, इंग्लिश के लिए भी दोनों ऑप्शन है। एमीटर प्रोवाइड दैट पाथ फॉर मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम करंट, मैक्सिमम करंट, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, और हमारी लैंग्वेज है हिंदी, हम लोग हिंदी में ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? आपको पता होगा, यहां पे हिंदी में है अधिकतम वोल्टेज, न्यूनतम धारा, अधिकतम धारा, ठीक है। एक क्वेश्चन है। तो एमीटर का जहां पे आ जाए, एमीटर, तो एमीटर किसको नापता है? हमेशा करंट को। करंट का मतलब होता है धारा, ठीक है। करंट का मतलब होता है धारा। तो एमीटर की बात आ गई तो एक बात तो कंफर्म हो गई
कि हम लोग करंट को मापेंगे, और करंट जब रहेगी तो अच्छा रहना चाहिए। तो इसमें आप क्या दिख रहा है, वोल्टेज को तो बिल्कुल नेगलेक्ट हटा देना है, क्योंकि वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट का प्रयोग होता है। तो एमीटर धारा को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श अमीटर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, और जो अमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में। क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया अमीटर, अमीटर की बात। अब वोल्टेज भी है। क्यों होता है प्रतिरोध शून्य? आई बराबर V बटे R, आप लोग पढ़े होंगे। इसका मतलब करंट बढ़ रहा है, जितना ज्यादा बढ़ेगा प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, इसलिए आदर्श अमीटर, अमीटर मतलब करंट बहुत ज्यादा हो रही है तो प्रतिरोध शून्य होगा, इसलिए यहां पे अधिकतम धारा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग। वोल्टेज, वोल्टेज किस में मापता है? जैसे इसका अमीटर तो वोल्ट में मापता है। यदि वोल्ट में माप, वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा प्रतिरोध भी उतना ज्यादा रहेगा। और वोल्टेज जो है अमीटर श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज समांतर क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही रोज मैं आप लोगों के लिए, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत वाहक बल की SI इकाई क्या है? ठीक है, इसमें है फर्स्ट ऑप्शन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है वेबर। अब इंग्लिश वाले के लिए ये है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? वोल्ट, न्यूटन, एम्पियर, वेबर। चार ऑप्शन है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं EMF। ठीक है, तो EMF, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव मतलब वाहक, बहने वाली। इसका मतलब है विद्युत वाहक मतलब बहने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। आप लोगों को क्लियर है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? विद्युत के लिए को बहने के लिए, वाहक मतलब बहने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। कुल मिला के हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो इसकी इकाई क्या होगी? ठीक है, यहाँ वोल्ट लिया है, न्यूटन, एम्पियर, वेबर। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज की इकाई होगी वोल्ट होगी। वोल्ट है, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर,
एम्पियर के बारे में अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन है वेबर। ठीक है। तो एम्पियर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। बल की इकाई न्यूटन होती है। ठीक है। और फ्लक्स घनत्व इसका मात्रक वेबर होता है। तो सबका मात्रक आपको याद हो गया होगा। चौथा नंबर यहां पे है कि स्क्विरल केज मोटर की गति, आप लोग देख सकते हैं, स्क्विरल केज मोटर की गति स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलकर बदली जा सकती है। स्टेटर लाइन धारा के अनुसार बदली जा सकती है। रोटर परिपथ के प्रतिरोध को शामिल करती है। रोटर ध्रुव को बदल दी जाती है। ठीक है। तो स्क्विरल केज मोटर की गति किन किन कारणों से बदली जा सकती है। तो स्क्विरल केज मोटर क्या होती है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्विरल केज मोटर। तो स्क्विरल केज मोटर होती है जिसे शून्य अथवा पूर्ण लोड पर इसमें मोटर की गति एक समान होती है। ठीक है। शून्य अथवा स्क्विरल केज मोटर में केज मोटर की गति शून्य अथवा पूर्ण लोड पर, यानी शून्य लोड या पूर्ण लोड, उसमें सभी में समान होती है। अथवा पर एक समान रहती है। इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग होता है लेथ मशीन में, ड्रिल मशीन में। ठीक है। लेथ मशीन में, ड्रिल मशीन में। ठीक है। तो स्क्विरल केज मोटर ये हो गया। इसकी विशेषता होगी पूर्ण लोड से शून्य लोड तक नियत किया सकता है। इसका प्रतिरोध उच्च होने पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसमें है स्टेटर स्क्विरल केज मोटर की गति। तो स्टेटर मोटर की गति को निम्नलिखित विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें स्क्विरल केज मोटर की गति को कितनी विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पहला नंबर है VF नियंत्रण। VF नियंत्रण यानी वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी। दूसरा स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलकर, ध्रुवों की संख्या बदलकर। तीसरा नंबर है आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रित करके, जितना वोल्टेज हमको चाहिए उसको नियंत्रित करके भी स्क्विरल केज मोटर की गति को हम लोग बदल सकते हैं। आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रित करके। नियंत्रित करके। ठीक है। चौथा नंबर है स्टेटर परिपथ में रियोस्टेट जोड़कर। स्टेटर परिपथ में रियोस्टेट को जोड़कर या कुंडली को बदलकर।
कुंडली प्रतिरोध को बदलकर। ठीक है, तो ये था कि इसकी गति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो स्क्विरल केज मोटर की गति को अब देखिएगा आप लोग। स्क्विरल केज मोटर की गति को स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलकर बदली जा सकती है। स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलकर बिल्कुल बदली जा सकती है। स्टेटर लाइन धारा के अनुसार बदली जा सकती है। क्या धारा लिखा है? नहीं लिखा है। रोटर परिपथ के प्रतिरोध, रोटर परिपथ का प्रतिरोध स्टेटर परिपथ का रियोस्टेट को जोड़कर रोटर ध्रुवों को बदलकर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? स्टेटर ध्रुवों की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको जो इंग्लिश में देखना चाहे। द स्पीड ऑफ स्क्विरल केज मोटर इज चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स वेरीज एज पर द स्टेटर लाइन करंट। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर हम लोग बदल सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर पे इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एक बैटरी चार्जर एक डैश डैश की तरह कार्य करता है, कन्वर्टर की तरह, रेक्टिफायर की तरह, साइक्लो कन्वर्टर की तरह, चापर की तरह। ठीक है, तो आप लोग देख, बैटरी चार्जर किसकी तरह कार्य करता है? बैटरी चार्जर वर्क मतलब कार्य किसकी तरह करता है? कन्वर्टर की तरह। हिंदी में लिख देता हूं, कन्वर्टर की तरह, दृष्टकारी मतलब रेक्टिफायर की तरह। रेक्टिफायर के बारे में अभी हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं। सी नंबर है साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, और फोर्थ नंबर है चापर। ठीक है, तो एक बैटरी चार्जर किसकी तरह कार्य करता है? इसका मैं तो बैटरी चार्जर क्या होता है? डीसी। ठीक है, बैटरी क्या होगा? डीसी हो गया। ये किसकी तरह कार्य करता है? सबसे पहले मान लो हम बैटरी को चार्ज किए, हमको मिला एसी। ठीक है, हम जैसे मोबाइल से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो सबको हमको लाइट मिलेगा एसी। उसके बाद हमको क्या करेंगे? एसी को डीसी में चेंज करेंगे। तो रेक्टिफायर क्या होता है? बैटरी चार्जर की तरह कौन कार्य करता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है। यानी रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है। और हम लोग साइक्लो कन्वर्टर के बारे में पढ़ते हैं। साइक्लो कन्वर्टर क्या है? साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी डीसी धारा या डीसी चर के बीच एक आवृत्ति पर एसी शक्ति का समायोज्य लेकिन निम्न आवृत्ति की एसी शक्ति को बदल देता है। ठीक है, यह हो गया साइक्लो कन्वर्टर। और चापर क्या होता है? डीसी को डीसी कन्वर्टर चापर होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। कन्वर्टर कन्वर्ट करने के लिए ठीक है, इसको मिटाते हैं बैटरी चार्जर की तरह। प्रैक्टिकली भी ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर मतलब स्पीड को नापने के लिए, वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, जबकि एक डैश डैश मोटर की गति को प्रदर्शित करता है।
टैकोमीटर, वायुदाब मीटर, मैग्नोमीटर, तुगंत मापी। In an electric vehicle, a speedometer displays the speed of the vehicle, whereas an displayed the speed of motor. टैकोमीटर, बैरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, अल्टीमीटर। ठीक है। तो देखो, स्पीडोमीटर क्या मापता है? वाहन की स्पीड। स्पीडोमीटर वाहन की स्पीड। स्पीड मतलब आपके नाम से स्पष्ट है कि स्पीडोमीटर स्पीड। ठीक है। जबकि एक डैश डैश मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो मोटर की गति को कौन प्रदर्शित करता है? वाहन की गति, स्पीड को। मोटर की गति को तो हम लोग टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहां बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको याद करते भी रहिएगा। तो इसमें एक है क्वेश्चन पूछेगा कि वाहन की स्पीड को किसमें मापते हैं? स्पीडोमीटर। और मोटर की गति को टैकोमीटर में मापते हैं हम लोग। ठीक है। तो वाहन की गति को एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, जबकि एक टैकोमीटर मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लीट वायरिंग। क्लीट होता है में खांचे बने होते हैं। क्लीट वायरिंग में खांचे बने होते हैं। खांचा का मतलब आप समझते हैं ना, किसके बने होते हैं? वायरिंग की बात हो रही है। चीनी मिट्टी के, सेकंड नंबर तांबा के, थर्ड नंबर कांच के, फोर्थ नंबर इस्पात के। ठीक है। तो क्लीट वायरिंग में खांचे किसके बने होते हैं? क्लीट वायरिंग की बात हो रही है, तो क्लीट वायरिंग में खांचे जो बने होते हैं वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। इसकी इसकी विशेषता क्या है, आप लोग देखिएगा। देखिए, क्लीट वायरिंग की विशेषता क्या है? क्लीट वायरिंग में VIR या PVC अवरोधित तारों को दीवार और छत पर चीनी मिट्टी के खांचों की मदद से लटकाया जाता है और संयुक्त किया जाता है। क्लीट वायरिंग में मौसम रोधी आवरण केबल का प्रयोग किया जाता है। मतलब मौसम रोधी मतलब मौसम के अनुसार मौसम को रोकने के लिए। क्लीट वायरिंग सस्ता है, मरम्मत परिवर्तन के लिए आसान है और जोड़ना भी आसान है। क्लीट वर्तमान दिनों में इस तरह की वायरिंग योजना घर या भवन उद्देश्य के लिए अनुशंसित नहीं है। खराब दिखावट के कारण झटके या आग लगने की संभावना, नमी, बारिश, धुएं, धूप आदि से प्रभावित होने के लिए मौसम के संपर्क में होता है। यह 220 केवी में उपयोग किया जाता है।
8वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये हो गया क्रेडिट वायरिंग का। 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि बार बार क्वेश्चन को ये करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो रही है। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए और बस आप लोगों की कृपा रहे तो स्मार्ट बोर्ड भी तो सब चीजें उसमें रहेगा। ISI के अनुसार विद्युत जल तापक का निकाय और संयोजी केबल के बीच अवरोधन होना चाहिए। ठीक है, ISI के अनुसार विद्युत जल तापक का निकाय और संयोजी केबल के बीच अवरोधन, अवरोधन का मतलब प्रतिरोध होता है यहाँ पे। What should be the insulation between the body of the electric water heater and the connecting cable as per ISI? ठीक है, तो ये सीधा सा याद करने वाली चीज है। इसमें होगा 1 मेगा ओम। ठीक है, विद्युत जल तापक का निकाय और संयोजी केबल के बीच प्रतिरोध कितना होगा? जल तापक का मतलब होता है वाटर हीटर। वाटर हीटर मतलब पानी को गर्म करने वाला। और जो केबल रहता है उसके बीच प्रतिरोध कितना होता है? 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम, मेगा मतलब होता है 10 की घातें 6। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं, इसमें सीधा याद करना पड़ेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन। बिजली के काम के दौरान निम्न में से क्या बिजली के झटके को टालता है? ठीक है, मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा कार्य है जो बिजली के झटके को? सूखी लकड़ी, गीली रस्सी, गीली रस्सी है तो आपको करंट की चपेट में आ सकते हैं। धातु की छड़ है, धातु की छड़ है तो आप क्या होगा? वो चालक है विद्युत का, तो हम भी गीली लकड़ी, तो आप लोग इसमें कोई भी सूखी लकड़ी बोल सकते हैं, सीधा सा है। 10वां नंबर पे चलते हैं। लैंप की दक्षता मापी जाती है। ठीक है, लैंप की दक्षता, अब इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा इसके बारे में डिटेल। तो लैंप की दक्षता को हम किसमें मापते हैं? इसका मात्रक आप लोग पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, या नहीं पढ़े होंगे तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको। लैंप की दक्षता याद कर लीजिएगा, ल्यूमेन प्रति वाट। लुमेन प्रति वाट। ठीक है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और भी चीजों का मात्रक आपको बताऊंगा। तो लैंप की दक्षता का मात्रक होता है ल्यूमेन वाट। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन सा किसका मात्रक होता है। एक होता है प्रतिदीप्ति। ठीक है, प्रतिदीप्ति का मात्रक होता है लक्स होता है। प्रदीप्ति, प्रदीप्ति क्या होता है? जुगनू होता है। ठीक है, प्रदीप्ति जुगनू बोल सकते हैं, जो इसका मात्रक होता है लक्स। और भी डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ये बराबर एफ बटे एफ, इसका परिभाषा सब चीज जाएंगे, बस मात्रक की बात हो रही है इसमें। मात्रक पूछा गया, यानी किसमें मापा जाता है। मात्रक का काम ही होता है मापना। जैसे दूध को लीटर में ही मापेंगे, ठीक है, समय को सेकंड में ही मापेंगे, वैसे ही लैंप की दक्षता को ल्यूमेन प्रति वाट में मापे। तो इसका एक मात्रक भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, मापा जाता है, या मात्रक बताइए। तो प्रतिदीप्ति का मात्रक होता है, और क्या था, प्रतिदीप्ति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। जब यदि इसका चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ाऊंगा,
अभी बस इसके मात्रक पूछे गए हैं। ल्यूमेन, कहीं कहीं लुमेन दिया रहता है, इसमें लुमेन दिया है, किताब में ल्यूमेन दिया रहता है। तो प्रतिदीप्ति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, प्रतिदीप्ति का मात्रक है, ठीक है। और कैंडेला जो है, कैंडेला मात्रक है प्रकाश की तीव्रता का। बाकी आप लोग सब पता ही है। तो लैंप की दक्षता किसमें मापी जाती है? ल्यूमेन प्रति वाट में। 11वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेरण मोटर की गति डैश डैश में वृद्धि के साथ थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है। तो प्रेरण मोटर की गति किसमें वृद्धि के साथ थोड़ा कम हो जाती है? देखिए, जब कोई किसी चीज पर भार डाला जाता है तो भार के कारण कोई चीज कम हो जाता है, तो सेम प्रेरण मोटर की भी वही है। तो प्रेरण मोटर की गति जो होती है भार के कारण थोड़ा कम हो जाती है। गति भार के कारण थोड़ा कम हो जाती है, कम हो जाती है, थोड़ा सा कम होगी। कम हो जाती है, ठीक है। देखो एक चीज देखिए, और एक चीज और देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित विद्युत आयरन तापमान का विनियमन घटक है, ठीक। Which among the following is the temperature regulating component of an automatic electric iron? ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आयरन का तापमान विनियमक घटक है, तापमान को नियमित करने वाला घटक है, ठीक है। तो क्या होता है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट होता क्या है? थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या काम करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। यही क्वेश्चन पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित विद्युत आयरन का तापमान विनियमित करता है। तो इसमें थर्मोस्टेट जो होता है वो तापमान का नियंत्रित करता है। और थर्मोस्टेट का क्या क्या काम होता है कि कोई जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत अधिक समय तक चालू रहने पर क्या होगा? वो गर्म ना हो जाए और गर्म होकर जल ना जाए। एक लिसाजस पैटर्न कैसे बनाया जा सकता है? 13वां नंबर क्वेश्चन है, एक लिसाजस पैटर्न कैसे बनाया जा सकता है?
ठीक है। अलग अलग अक्ष पर दो वर्ग तरंगे खींचकर एक ही अक्ष पर वर्गाकार तरंग और वक्री तरंग खींचकर दो ज्यावक्री तरंग खींचकर जो एक दूसरे के समकोण पर बनती हैं, एक ही अक्ष पर दो ज्यावक्री तरंग खींचकर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आप लोग उसमें सीआरओ वाला में पढ़े होंगे लिसाजू पैटर्न। लिसाज तो इसमें होगा दो ज्यावक्री तरंगे खींचकर जो एक दूसरे से समकोण पर बनती है। लिसाजस पैटर्न क्या होता है? यस, लिसाजस आकृति क्या होती है? लिसाजस आकृति वह पैटर्न है जो सीआरओ का मतलब होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। यह ज्यावक्री सिग्नल सीआरओ के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों विक्षेप प्लेटों पर लागू होता है। चौदहवां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है, मतलब जब एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है, तब वह ऋणात्मक शक्ति गुणांक, एकल शक्ति गुणांक, पश्चगामी शक्ति गुणांक, अग्रगामी शक्ति गुणांक। इसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन सही है लेकिन जो आंसर दिया हुआ है या आंसर जो माना गया है वो गलत है, क्योंकि मैंने बहुत जगह से किताब से और भी बहुत जगह से मैच किया, तो जो इसमें क्वेश्चन आंसर बताया गया है वो रॉन्ग है। देखिए, पढ़ाने के लिए बहुत जगह से हमको इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमको खुद पढ़ना पड़ता है, तो इसमें आप लोगों को लगता है कि डायरेक्ट हमको सब कुछ मिल रहा है बना बनाया, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं कैसे करके पढ़ा रहा हूँ। तो जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है? तो इसका जो एक उत्तर होगा वो अग्रगामी शक्ति गुणक पर होगा। जब एक अल्टरनेटर जो है अल्टरनेटर को हम लोग प्रत्यावर्तक बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्तक को अल्टरनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जब एक प्रत्यावर्तक को यानी अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है तब क्या होता है? ठीक है, तो अल्प उत्तेजित तुलकारी मोटर, देखिए एक होता है पश्चगामी, एक होता है अग्रगामी, एक होता है एकैक, मतलब एकता शक्ति गुणक। ठीक है, तो पश्चगामी शक्ति गुणक किसे बोलते हैं? जो थोड़ा सा तुल्यकारी रहता है, सिंक्रोनाइज रहता है, अल्प तुल्यकारी। जो ज्यादा तुल्यकारी रहता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि अति उत्तेजित जब रहता है तो उसे अति उत्तेजित यहाँ पे होता है। ठीक है, अति उत्तेजित को अग्रगामी बोलते हैं। सामान्य उत्तेजित क्या होता है? एकता शक्ति गुणक। सामान्य उत्तेजित तो अल्टरनेटर की विशेषता है कि जब अल्प तुल्यकारी रहेगा तो लीडिंग, मतलब इसको बोलते हैं लीडिंग,
इसको बोलते हैं लैगिंग, और यहां पे होता है यूनिटी। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन है कि शोल्डर के लिए अनुशंसित विन्यास क्या है? शोल्डर के लिए अनुशंसित विन्यास क्या है, मतलब कौन सा जोड़ प्रयोग करते हैं? लैब जोड़, तरंग जोड़, स्कार्फ जोड़ और बट जोड़। तो शोल्डर के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या क्या है? लैब जोड़, सेकेंड नंबर है तरंग जोड़, थर्ड नंबर है स्कार्फ जोड़, और फोर्थ नंबर है बट जोड़। तो हम लोग शोल्डर के लिए लैब जोड़ का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को मैं दिखा भी रहा हूं। तो मैं इसके बारे में अब क्या, इसका डायरेक्ट दिखा रहा हूं आपको। जोड़ का डिजाइन है, इन श्रेणियों के लिए लैब जोड़ अनुशंसित है। सामान्य तौर पर संयोजन में सबसे कमजोर सदस्य की तुलना इसे मजबूत बनाने के लिए। यह है आपका लैब जोड़, यह है आपका बट जोड़, यह है स्कार्फ जोड़। तो लैब जॉइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मजबूत बनाने के लिए, अति छादन के को बड़ा रखने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्कर है और ये है, इसको मैं यहाँ ज्वाइंट करना है, हमको बड़ा बन गया और मजबूत भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लैब जोड़ का प्रयोग करते हैं। तो बट जोड़ का प्रयोग इसलिए नहीं कहता कि वे छोटे जोड़ के कारण कमजोर होते हैं। यह है आपका बट जोड़। और स्कार्फ जोड़ क्या होता है? एक बड़ा जोड़ क्षेत्र प्रदान करने के लिए स्कार्फ जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
यहाँ पे हम लोग पाइप अर्थिंग से संबंधित बात कर रहे थे कि पाइप अर्थिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सॉरी माइक ऑफ था। तो पाइप अर्थिंग में हमें क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले पाइप अर्थिंग में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। पाइप अर्थिंग में जो प्रयोग की जाती हैं, तो पाइप अर्थिंग में जो जो चीजें प्रयोग किया जाता है, जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है, अर्थिंग तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नमक व चारकोल का प्रयोग किया जाता है, जीआई पाइप, ठीक है, जीआई राड। राड कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, खोखला। नमक या चारकोल, अर्थिंग राड, तो ये क्वेश्चन था कि पाइप अर्थिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ताम्र को तो पहले काट देना है, ताम्र प्लेट। अब बचा खोखले जीआई राड और ठोस जीआई राड, ठीक है। तो जीआई पाइप ऐसा होना चाहिए जिसमें छिद्र होना चाहिए, और छिद्र तभी होगा जब खोखला होगा, ठीक है। तो जीआई पाइप प्रयोग के लिए इस पाइप का व्यास कितना होना चाहिए, 38 mm, तो इसकी लंबाई 2.5 mm होना चाहिए, और 12 मिलीमीटर व्यास के अनेक छिद्र बने होने चाहिए। 38 mm क्या होना चाहिए, इसका व्यास होना चाहिए, और 2.5 मीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, 12 mm का छिद्र बना होना चाहिए। छिद्र बनेगा तभी तो खोखला है। तो हम लोग खोखला जीआई राड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम लोग जीआई तो पढ़ लेते हैं, जीआई हमको पता है कि जीआई होता है पाइप अर्थिंग में, ठीक है। तो इससे संबंधित और एक चीज बता देते हैं आपको। यदि पाइप अर्थिंग जब पढ़ ही रहे हो तो प्लेट अर्थिंग भी जान जाओ थोड़ा सा। प्लेट अर्थिंग में क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें भी जीआई पाइप प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कितना mm का किया जाता है, 19.5 mm उसका व्यास होना चाहिए, और 1.2 मीटर लंबा होनी चाहिए। जबकि पाइप अर्थिंग में इसका व्यास कितना होना चाहिए, 38 mm का था, 2.5 मीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक 3 इनपुट नॉर गेट उच्च आउटपुट होता है, तब एक इनपुट उच्च होता है, एक इनपुट निम्न होता है, सभी इनपुट निम्न होते हैं, सभी इनपुट उच्च होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉर गेट होता क्या है। नॉर गेट, तो नॉर गेट दो चीजों से मिलकर बनता है, नॉट गेट प्लस ऑर गेट, ठीक है। नॉट गेट प्लस ऑर गेट। ऑर गेट क्या कहता है, नॉट मतलब होता है नहीं, हम 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट 1 आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और आर का क्या होता है, 0 इनपुट है 0 आउटपुट, 0 0 इनपुट है 0 आउटपुट, 0 1 इनपुट है 1 आउटपुट, 1 0 है 1 आउटपुट, 1 1 है तो 1 आउटपुट। कुल मिला के और गेट क्या होता है, और मतलब और। एक चीज हम यहां पे कर देते हैं,
नॉट प्लस और, देखिएगा थोड़ा सा, और गेट क्या होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं। मान लीजिए जीरो है, जीरो है तो आउटपुट भी जीरो आ गया। यहाँ क्या है, जीरो है, वन है तो आउटपुट वन आ गया। यहाँ वन है, जीरो है तो आउटपुट वन आ गया। वन है, वन है तो आउटपुट वन आ गया। और नॉट गेट में क्या करते हैं, नॉट का मतलब सीधा मना कर देना, नहीं ऐसा नहीं होगा। तुम जीरो हो तो हम एक रहेंगे, तुम एक हो तो हम जीरो रहेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब y बराबर ए इनवर्स होता है, यहाँ लिख सकते हैं y बराबर ए इनवर्स, और यहाँ y बराबर ए प्लस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तीन इनपुट नॉर गेट जब उच्च आउटपुट देता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सभी आउटपुट निम्न होते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए ये हो गई y बराबर ए प्लस बी, ये आर गेट हो। अभी हमको नॉट भी जोड़ना है। नॉट में हम क्या बताया थे आपको, नॉट गेट में y बराबर ए का बार, मतलब जीरो है तो एक रहेगा, एक है तो जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब तीन इनपुट नॉर गेट में उच्च आउटपुट देता है, ठीक है, उच्च आउटपुट देगा जब, यहां देखो यहां जीरो है आउटपुट, अब इसके ऊपर बार लग जाएगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा, यहाँ वन है तो जीरो, वन है तो जीरो, वन है तो जीरो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, कि एक तीन इनपुट नॉर गेट उच्च आउटपुट देता है जब सभी इनपुट निम्न होते हैं। अब देखिए सभी इनपुट तीन निम्न है, ठीक है। यहाँ पता नहीं किस तरीके से बताया गया है, मैंने जो तरीका बताया है वो आप मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। अब देखिए फाइल को हम लोग रेती बोलते हैं घर में। ये देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में फाइल की पहचान कीजिए। ये फाइल है, दोनों साइड है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। एक तो ऐसे गया है, ऐसे ऐसे गया है, फिर ऐसे ऐसे गया। घुमावदार काट वाली रेती, घूमने वाला तो इसमें दिख नहीं रहा है। डबल काट वाली रेती देखते हैं, एकल काट वाली दो ठो दिख रहा है अलग से, रास्प काट वाली, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें डबल काट वाली रेती लग रहा है। अब देखिए आपको जब इसमें काट के प्रकार, काट मतलब होता है फाइल यानी रेती, रेती कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती हैं। एक होती है, एक इसमें ऑप्शन है एकल काट वाली फाइल, एकल काट वाली फाइल। सेकेंड नंबर पे है डबल काट वाली फाइल, डबल काट वाली फाइल। थर्ड नंबर पे है एकल काट वाली फाइल, सॉरी घुमावदार काट वाली फाइल। घुमावदार काट वाली फाइल का मतलब समझ रहे हैं ना, जो टी होता है फाइल। और फोर्थ नंबर है रास्प, रास्प काट वाली फाइल। रास्प काट वाली फाइल। अब हम लोग एकल काट वाली फाइल क्या होती है,
दांत केंद्र रेखा से 60 डिग्री के कोण पे होते हैं। जो दांतें होते हैं ऐसे ऐसे बनी होती हैं, वो 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है। एकल काट वाली रेती एक ही दिशा में होती है। ऐसे काट रही है तो एक दिशा में होगी, या ऐसे होगी तो एक ही दिशा में होगी। ठीक है। डबल काट वाली क्या होती है? जैसे अभी बनी हुई थी, दोनों दिशाओं में देखो, देखिए आप लोग यहाँ पे दोनों दिशाओं में है, ऐसे ऐसे भी है, ऐसे ऐसे भी है, और ऐसे ऐसे भी है। ठीक है। तो डबल काट वाली रेती कितनी डिग्री पे बनी जाती है? इसको 70 डिग्री पर काटा जाता है। रास्प काट वाली रेती क्या होती है? रास्प काट में एक रेखा पर व्यक्तिगत तेज दांत होते हैं और इसका उपयोग लकड़ी, चमड़े और मुलायम सामग्री की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। रास्प काट वाली रेती का मतलब होता है कि हमको जैसे एक जगह हो गया, वहां पे तेज दांत वाले होते हैं, यहाँ पे बहुत ही तेज दांत वाले होते हैं, तो ये रास्प काट वाली रेती होती है। और क्या होता है? घुमावदार काट वाली रेती। इस फाइलों में काट की कार्रवाई गहरी होती है और इसका उपयोग एल्यूमिनियम, टीन, तांबा और प्लास्टिक जैसे मुलायम सामग्री को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। एक चीज देख सकते हैं आप लोग यहाँ, इसमें जो सिंगल कट वाली रेती है 60 डिग्री पे है, डबल कट वाली है नीचे वाला भाग 70 डिग्री पर और ऊपर वाला भाग 51 डिग्री पर। रास्प कट जो फाइल है इस तरह का होता है, मतलब जहां पे हमको बहुत वैसा जगह पे करना होता है लकड़ी के लिए, और एक है घुमावदार रेती। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया? डिग्री भी यदि एग्जाम में पूछा जाए कि डबल काट वाली रेती कितनी डिग्री पे होती है, तो क्या बताएंगे आप लोग? नीचे वाली जो दांते होते हैं वो 70 पर होते हैं और ऊपर वाले 51 पे होते हैं। अब आते हैं हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन में। ये हो गया आपका अभी है 19वां नंबर आपका। उन्नीसवां नंबर में आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? धारा ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर, शक्ति ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर? एक चीज ध्यान रखना है हमको, इसमें है सेकेंडरी कुंडली को हमेशा, कौन सा ट्रांसफार्मर है इसमें सेकेंडरी कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? धारा, टीएफ का मतलब ट्रांसफार्मर है। सेकेंड नंबर है विभव, पी, पी मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पी मतलब पावर ट्रांसफार्मर, और चौथा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ट्रांसफार्मर। मैं लिख देता हूं तो फिर आप लोग इसको बोलेंगे विभव ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर, यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर। एक चीज में पूछा है कि द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है। मान लीजिए करंट जा रहा है, यहाँ है, यहाँ से करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, यदि खुला रहेगा तो क्या होगा? करंट पहुंच ही नहीं पाएगी, यानी इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो धारा ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है, मैंने आपको बताया था कि यदि धारा का मान कम रहेगा तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहेगा, तो उसमें, और धारा हमेशा बंद परिपथ में, धारा हमेशा बंद परिपथ में जाती है। ठीक है। तो धारा ट्रांसफार्मर इसका आंसर होगा। अब 20वां नंबर पे आते हैं हम लोग। एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लग के प्रकार को पहचानिए। ठीक है। एल्युमिनियम केबल को अवरोधित स्लीव लग, द्विधातुई केबल संयोजक, द्विधातुई केबल लग, ताम्र लग।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। तो एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लग के प्रकार। तो इसमें होगा कि द्विधात्विक केबल लग। द्विधात्विक केबल लग ज्यादा पर उपयोग होते हैं जहां एक एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार या संपर्क तार द्वारा समाप्त किया सकता है। एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार में जोड़ने के लिए द्विधात्विक केबल लग का प्रयोग किया जाता है। द्विधात्विक मतलब दोहरी धातु। केवल लग क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। का प्रयोग, ठीक है। एल्युमिनियम केबल को ताम के बस बार में लग होता है किसी धातु को जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए दो तार हैं, तो लग में क्या होता है कि दोनों को जोड़ के उस पर दबा दिया जाता है, जिससे दोनों जितना हमको जरूरत होगी उतना ज्यादा मजबूती के लिए। अब हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां नंबर है कि 3 चरण प्रणाली संतुलित स्टार संयोजित प्रणाली में कुल कितने शक्ति मापन के लिए न्यूनतम वाटमीटर पर्याप्त है? 3 चरण प्रणाली संतुलित स्टार संयोजित में कुल कितने शक्ति मापन के लिए कितने न्यूनतम वाटमीटर? 4, 2, 1 और 3। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसमें है 3 चरण प्रणाली संतुलित स्टार संयोजन में शक्ति मापने के लिए शक्ति को मापने के लिए एक वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। आज इतने क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इससे ज़्यादा कल करेंगे या अगली वीडियो में करेंगे। तो ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लगा आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, और पढ़ाने का तरीका कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। और जो भी इसमें दिक्कत होगी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट में मैं अपनी चीज़ों को सुधारूंगा। यहाँ क्या है, सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं इस तरह से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और मैं अभी और डिटेल में बताना चाहता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन यदि और डिटेल में बताने लगूंगा तो एक क्वेश्चन 15-20 मिनट का हो जाएगा, और टोटल हमको 75 क्वेश्चन करने हैं। अभी मान ली 21 क्वेश्चन हुए हैं, तो
आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ना है तो आप लोग उसका सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।